पैसा दुनिया को चलाता है और हम हर वक्त इसको हासिल करने में लगे रहते हैं। The dollar looks like they're dumping it. The dollar has been the king of currencies around the world. इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपए 85 पैसे तक है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। हमारी ज़रूरियात का दारोमदार पैसा है। दालें हम नहीं खरीद सकते, घी हम नहीं खरीद सकते, चीनी हम नहीं खरीद सकते। लेकिन अब इनका जो है ना 70-80% पैसा फूड पे खर्च हो रहा है। मगर ये पैसा आता कहाँ से है, इसकी कीमत कौन लगाता है, ये हमारी ज़िंदगी को इतना क्यों मुतासिर करता है? ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं खत्म कर रही? Printing money out of thin air doesn't come without its consequences. ये समझने के लिए हम कुछ 5000 साल पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है बार्टर सिस्टम से, जब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी। मगर इस सिस्टम की अपनी कुछ खामियां थी, जिनको दूर करने के लिए कदीम मेसोपोटामियन तहजीब के लोगों ने पैसे का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जो कि आज कागजी नोट या पेपर करेंसी की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। 19वीं सदी तक कई मईशतों का पैसा चांदी की बुनियाद पर बनता रहा, यानी इसकी वैल्यू हमेशा किसी काबिल कदर चीज़ की कीमत पर मबनी होती थी। और फिर 19वीं सदी में पूरी दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोने के मेयार को अपना लिया। मतलब ये कि तमाम कागजी रकम या सिक्के सोने की नुमाइंदगी के सिवाय कुछ नहीं थे, और आप किसी भी बैंक में जाकर करेंसी का तबादला सोने से कर सकते थे। चूँकि दुनिया में सोना एक महदूद तादाद में पाया जाता है, इस गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से पैसे की सप्लाई महदूद और मुनज़्ज़म थी, जो कि पैसे की बुनियादी खसूसियत है। ये पैसे की कदर को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि ये दुनिया भर में काबिल कबूल रहे। 1971 तक दुनिया इस गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती रही। फिर अमरीकी सदर निक्सन ने ऐलान किया कि अमेरिका अब गोल्ड स्टैंडर्ड को कबूल नहीं करेगा। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत बन चुकी थी। उसके इस कदम की वजह से पूरी दुनिया को बिलाखिर गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़कर फिएट करेंसी को अपनाना पड़ा। ग्लोबल करेंसी का जो ये नया सिस्टम आया, जिसको फिएट करेंसी कहा गया, इट वाज सपोज्ड टू बी द सेवियर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स। ऑल ऑफ अ सडन करेंसी जो है किसी सोने या चांदी या किसी एसेट को डिनोट नहीं करती थी। अब करेंसी जो है वो डिनोट करती थी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को। सो जिस मुल्क की इकोनॉमी जितनी बड़ी है उसके पास उतनी ज़्यादा मार्जिन है करेंसी प्रिंट करने की। प्रिंटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर doesn't come without its consequences. तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा था ऑन पेपर कि हम ज़्यादा पैसा प्रिंट करें जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है। ज़्यादा पैसा प्रिंट करें, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा डंप करें, और लोग उसी हिसाब से कर्जे भी लेंगे और मईशत आगे भी चलेगी। बट जब ये ज़्यादा प्रिंटिंग होती है मनी की, तो होता क्या है कि लोगों ऑलरेडी जितनी करेंसी सर्कुलेशन में होती है वो डी वैल्यू हो रही होती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का साइज एसेंशियली उतना ही होता है। तो बड़े बड़े लोगों का पैसा डी वैल्यू होता है। फिएट करेंसी की एक किस्म है जिसे हुकूमत की तरफ से लेन देन के लिए कानूनी हैसियत दी जाती है, मगर इसकी कोई मुकर्ररा कीमत नहीं होती और इसे सोने या चांदी जैसी किसी ठोस असासे की हिमायत हासिल नहीं होती। जहां गोल्ड स्टैंडर्ड ने महंगाई पर काबू पाने में काफ़ी मदद की थी, जो नई फिएट करेंसी थी उसके अपने फ़ायदे थे। इसलिए एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि पैसे उन असासों पर लगाए जाएं जहां उनकी वैल्यू बरकरार रह सके। करेंसी के इस नए सिस्टम के बावजूद भी दुनिया भर की मार्केट्स मुतअद्दिद बार क्रैश हो चुकी हैं। Even though fiat currency was supposed to be the answer, we clearly saw that it wasn't as perfect as it was supposed to be. We've had multiple economic crises in the world since then. Even अगर हम 21वीं सदी में बात करें, 21st सेंचुरी में भी 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसके बाद फिर आया अभी रिसेंट एक और हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। बैंक्स हैव क्रैश्ड, इकोनॉमीज हैव क्रैश्ड। और ये सारा क्यों होता है? जब हम लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा प्रिंट हो जाता है, लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं और हम कहते हैं हाँ जी हम फ्यूचर में रिसीव कर लेंगे, और उसके बाद जब वो रिसीवेबिलिटी पूरी नहीं होती तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कम क्रैशिंग डाउन एंड कम फॉलिंग।
इस बहरान के नतीजे में बहुत से बैंक्स और मालियाती इदारे दिवालिया हुए और इन्हें हुकूमती इमदाद की ज़रूरत पड़ी। इन तमाम वाक़यात के नतीजे में लोगों का हुकूमती मालियाती इदारों से एतबार उठता रहा और 2008 के बहरान ने क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। बिटकॉइन ने इस फिएट सिस्टम के बहुत सारे मसाइल को हल भी किया। अब सेंट्रली इन्वॉल्व कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसमें डिजिटल स्कैर्सिटी भी बिल्ट इन है। एक स्पेसिफिक टाइम तक बिटकॉइन बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। सो एक स्कैर्सिटी इसके अंदर है। लोग इससे कमोडिटीज़ अब ट्रीट कर सकते हैं। ये वैल्यू भी अपनी टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड। इस पर कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड। जब ये रेगुलेटेड नहीं है तो एनोनिमस ट्रांजैक्शंस इस दुनिया में कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। जब रेगुलेटेड नहीं है सो ये पैसा कहीं भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और इसको रोका नहीं जा सकता। प्लस क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो ये जो करंट जितने भी इकोनॉमिक दुनिया के सिस्टम्स हैं उनमें सही बैठती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा बनाती है, हम काम करते हैं, उस पैसे में से टैक्स देते हैं एंड दैट इज़ हाउ द गवर्नमेंट देन रन्स हमारे टैक्स के पैसों पे। सो अब इसमें से टैक्स क्या होगा, पर ट्रांजैक्शन क्या चीज़ें हैं। सो दुनिया में अभी इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। So then the value in cryptocurrencies is also created by people's trust in the system. जब कल को ये ट्रस्ट खत्म होता है तो कहाँ पे जाएगा? तो फिर हल क्या है? अपने पैसे को एक ऐसे ठोस असासे में लगाया जाए जिसकी मालियत आबादी के बढ़ने और महदूद सप्लाई की वजह से बरकरार रहती है। तहकीक के मुताबिक रियल एस्टेट इंसान की एक अहम ज़रूरत है। ये ना सिर्फ हमें छत फराहम करती है बल्कि कारोबार और आमदनी के मौके भी पैदा करती है। पर इस सब के बावजूद पेशगी लागत की वजह से रियल एस्टेट की रसाई सिर्फ अशराफिया के पास थी और पाकिस्तान में भी 90% आवाम इसमें सरमायाकारी करने से महरूम रही। सो रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो कि इंसान की इब्तिदा से लेकर अब तक हम सब के लिए एक ज़रूरत है। ज़मीन सबकी एक ज़रूरत है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और स्कैर्स होता जाता है, इसकी मांग और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसका मतलब है इसकी प्राइस और बढ़ती जाएगी। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, सोच समझकर रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे सकती है एज कम्पेयर टू एनी अदर एसेट। सो अगर आपकी सेविंग्स उसमें पार्क्ड होंगी तो दैट प्रोबेबली विल गिव यू मच बेटर रिटर्न्स। दुनिया में कोई भी इक्तिसादी निज़ाम क्यों ना हो, रियल एस्टेट पैसे को इसकी कदर खोने से बचाने के लिए एक मिसाली असासा है जो प्रॉपर्टेक 3.0 के ज़रिए सिर्फ अशराफिया की बजाय बाकी 90% लोगों को यकसा मुयस्सर है। प्रॉपर्टेक एक लफ्ज़ है प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी को मिला के बनाया गया। प्रॉपर्टेक 3.0 जो लेटेस्ट वेव है प्रॉपर्टेक की, दैट एम्स टू इवन फर्दर एम्पावर द यूज़र। ना सिर्फ इसमें प्रॉपर्टेक 2.0 की सारी चीज़ें शामिल हैं बट इसमें डाटा का और टेक्नोलॉजी का और भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। अब जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, जो चीज़ें शायद अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही हैं, सो इसका मतलब है कि जितने जो लेजर्स हैं अब वो किसी एक के पास प्रोप्राइटरी नहीं पड़े हुए, अब वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई, इसमें IoT का इस्तेमाल ज़्यादा आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, सारी चीज़ें अब मेरी कनेक्टेड हैं। इसमें आपके पास लैंड सर्विस बेहतर हो गए, चाहे वो ड्रोन फोटोग्राफी हो, चाहे वो VR का एलिमेंट हो जिसमें जाके आप वर्चुअल में सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो PropTech 3.0 was the next step. Another thing that PropTech 3.0 introduced was the concept of tokenization. कि अब एक बड़ी प्रॉपर्टी को आपको शेयरिंग या बेसिकली डिफरेंट छोटे हिस्सों में तकसीम करके लोग उसको ले सकते हैं मिलके, जिसका ये मतलब था कि रियल एस्टेट में बैरियर टू एंट्री कम हो गया। अब मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, अब जो मेरे पास सेविंग है एक तनख्वाहदार बंदा होने की हैसियत से, मेरे पास फेमिलियल वेल्थ नहीं है, मेरे पास कोई ख़ानदान से या विरासत में बहुत बड़ी जायदादें नहीं मिली हुई, मैं किस तरह बना सकता हूँ? सो मैं अपनी सेविंग को थोड़ी थोड़ी करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड दैट इज समथिंग दैट PropTech 3.0 enables me to do। मैं आज थोड़ा सा ले लूँ, मैं फिर कल थोड़ा सा ले लूँ, अल्टीमेटली करते करते, क्योंकि जो मेरी जितनी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ टाइम के साथ ग्रो कर रही है, सो अल्टीमेटली विद गिवन टाइम इट कैन एक्चुअली बिकम अ लॉट मोर इन वैल्यू देन इट इज राइट नाउ। PropTech 3.0 की बदौलत रियल एस्टेट में सरमाया करके सब लोग अब अपने पैसे की कदर को खोने से बचा सकते हैं। Inflation goes up, gold goes up, real estate goes up, gasoline goes up, and food goes up. So I invest with the inflation, not against it. मशहूर अमरीकी एंटरप्रेन्योर रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि अपने पैसे को काम पे लगाते हैं ताकि वो इनको मज़ीद पैसा बना कर दें। ऐसा सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है
और रियल एस्टेट में सोच समझ कर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट किसी भी शख्स की मुआशी आज़ादी के लिए पहला कदम साबित हो सकती है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.